हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। जब एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस चीज़ को हम CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आए तो। नहीं पसंद आए तो लाइक बिल्कुल मत करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसको देखते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन क्या होती है, क्या उसके अधिकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को सबसे पहले पढ़ने से पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों देखो, जैसे आम भाषा में भी अगर हम बोलें, एक कॉमन लैंग्वेज में बोलें, तो हम सबको पता है कि हर आदमी का जीवन जीने का अधिकार होता है, ठीक है। मतलब जो राज्य है, स्टेट भी है, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट है, वो भी किसी के भी जीवन जीने के अधिकार को छीन नहीं सकती है बिना प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी किसी भी आदमी के जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। और दोस्तों, सबसे बड़ा रोल है कि ये हमारे संविधान के भाग 3 में, जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है, मौलिक अधिकार से डील करता है, उसमें मतलब ये हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 21 जो है, मतलब भाग 3 में जो आर्टिकल 21 है भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी बात करता है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड टू हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है दोस्तों। तो ये है इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। और हम देख सकेंगे कि हमारे भारत के संविधान में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है जहाँ पे हमको क्या मिल जाते हैं, राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं अब कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्या हमें उस आदमी को अधिकार देने की ज़रूरत है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है ना, वो इस चीज़ पर बेस होता है कि जब तक किसी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तो उसको अपराधी नहीं माना जा सकता। इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट है, तब तक वो क्या है, तब तक वो अपराधी नहीं है। द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन कैन बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 21 दोस्तों, ये हमारे संविधान का एक, बोल सकते हो कि बेडरॉक है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिखा है कि किसी भी आदमी के लाइफ को उससे छीना नहीं जा सकता, मतलब उसको उससे जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बोला है, और उसकी पर्सनल लिबर्टी को भी नहीं छीना जा सकता, ठीक है। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 21 कि नो पर्सन shall be deprived of his right to life and personal liberty except a procedure established by law। देखो दोस्तों, यहाँ पे आराम से समझना कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसके राइट टू लाइफ से। किस चीज़ से? राइट टू लाइफ से, जीवन जीने के अधिकार से, और पर्सनल लिबर्टी के, मतलब उसको पर्सनल लिबर्टी मतलब अगर वो कहीं जाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो उसको ऐसा सब करने से या फिर जीवन जीने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। और लेकिन आगे पढ़िएगा, यहाँ क्या लिखा है, एक्सेप्ट अ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कि उसको रोका जा सकता है सिर्फ एक कंडीशन पे, उसके जीवन जीने के अधिकार को भी छीना जा सकता है, मतलब उसको मारा भी जा सकता है जान से, सिर्फ एक कंडीशन पे। कब? जब हम प्रोसीजर, जो लॉ ने प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड किया है, उसको फॉलो कर रहे हो तब। जैसे एग्जांपल के रूप में समझिएगा, मान लीजिए कोई बंदा है जिसने मर्डर कमिट कर दिया है, ठीक है, किसी ने किसी आदमी का मर्डर कर दिया है, जो कि IPC के 302 में 302 में बताता है, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। तो अगर कोई आदमी है जो सामने वाले का मर्डर कर देता है, ठीक है, तो अब आपको पता है कि
मर्डर करने की जो सज़ा है वो हमारे इंडियन पीनल कोड में बताई गई है। तो यहाँ पे लॉ में बताया गया है कि अगर कोई बंदा मर्डर करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, या तो डेथ होगी, या उसको जान से मार दिया जाएगा, मतलब उसको फांसी दे दी जाएगी, हैंग टिल डेथ कर दिया जाएगा, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या उम्र कैद की सज़ा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमारे लॉ में लिखी है। तो अगर कोई बंदा मर्डर करता है तो हम उसकी राइट टू लाइफ को छीन सकते हैं उसको फांसी देकर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक कंडीशन है जब आर्टिकल 21 का हम वॉयलेशन कर सकते हैं। वो कब, मैंने आपको बता दिया कि जब लॉ में प्रोसीजर बताया गया हो कि कैसे आप राइट टू लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी को उससे क्या कर सकते हो, छीन सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक उसको अधिकार देने की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत के संविधान में, और आपको पता है भारत में संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हमारे भारत के संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बताया गया है, इसलिए हमें राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में आज पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं, कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो एक अरेस्टेड पर्सन को दिए गए हैं। तो सबसे पहला राइट है कि राइट टू नो द ग्राउंड। देखो दोस्तों, इसको समझना पहले सबसे, अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है तो ग्राउंड जानने का मतलब है कि उसको ये बताया जाना चाहिए कि उसको किस लिए अरेस्ट किया गया है, कौन से ऐसे अपराध पर उसको अरेस्ट किया गया है। इसी को बोलते हैं कि राइट टू नो द ग्राउंड। उसे ग्राउंड जानने का अधिकार है, मतलब उसको किस लिए अरेस्ट किया गया है ये जानने का अधिकार है। तो ये कहाँ कहाँ दिया है दोस्तों, तो जो सेक्शन 50 है सीआरपीसी का दोस्तों, वो ये कहता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर, मतलब हर वो पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन, या कोई ऐसा दूसरा बंदा जो कि ऑथराइज्ड है टू अरेस्ट करने के लिए। आपने सीआरपीसी में पढ़ा है कि अरेस्ट कोई भी कर सकता है, एक मतलब कॉमन आदमी भी, मतलब एक कॉमन पीपल भी क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, अगर उसको लॉ ने ऑथराइज किया है, अगर उसको किसी पुलिस ऑफिसर ने बोला है या फिर लॉ में ऐसा बताया गया है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, आप भी अगर आपके सामने कोई मतलब ऐसा अपराध कर रहा है जो गंभीर किस्म का है, तो आप भी किसी आदमी को, जो ये आदमी अपराध कर रहा है, उसको अरेस्ट कर सकते हो और उसको पुलिस ऑफिसर जो है उसके सामने ले जाके प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब सेक्शन 50 जो है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट, यहाँ पे बिना वारंट की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब वारंट लेकर अरेस्ट करना वो अलग बात है, यहाँ पे किसके बिना वारंट के जब अरेस्ट करते हो। तो मान लो कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई ऐसा बंदा जिसको ऑथराइज किया गया है कि आप अरेस्ट कर सकते हो, और वो किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाता है बिना वारंट के, तो वो क्या करेगा, शुड इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन, जिसको वो अरेस्ट कर रहा है, उसको अबाउट द ऑफेंसेस फॉर विच ही इज अरेस्टेड, उसको उस अपराध के बारे में बताएगा कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन 50 में बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसा बंदा जो अरेस्ट करने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अरेस्टेड पर्सन को, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको इस बारे में बताएगा कि आपको किस बेसिस पर अरेस्ट किया जा रहा है, आपने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिससे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही अदर ग्राउंड्स भी बताएगा, मतलब अदर भी चीज़ें बताएगा, अदर भी जिस बेसिस पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, एंड ही कैन नॉट रिफ्यूज़ इट। ठीक है, मतलब ये उसका दायित्व है, ये उसकी ड्यूटी है, और वो बताने से मना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये पहली बात हो गई कि उसको ग्राउंड बताना चाहिए, सेक्शन 50 में सीआरपीसी के बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 50A जो है आप सीआरपीसी का, वो क्या कहता है, ये ऑब्लिगेट करता है, मतलब ये मैंडेटरी करता है एक पर्सन को मेकिंग एन अरेस्ट, उस आदमी को जो अरेस्ट कर रहा है, कि वो इन्फॉर्म करे द अरेस्ट टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन इन हिज इंटरेस्ट। कहने का मतलब जैसे मान लो कोई एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है, दूसरे बंदे को अरेस्ट करने जा रहा है, तो जब वो अरेस्ट कर लेगा तो ये उसकी ड्यूटी है कि उसके फ्रेंड को, मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है उसके फ्रेंड को या उसके रिलेटिव को वो इन्फॉर्म करे कि हाँ आपके दोस्त को या आपके फैमिली मेम्बर को अरेस्ट किया गया है इस बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन 50
ए बोलता है द पुलिस ऑफिसर शुड इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन दैट ही हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज अरेस्ट टू द नॉमिनेटेड पर्सन एज सून एज ही इज पुट अंडर कस्टडी। मतलब ये जो पुलिस ऑफिसर है ये अरेस्टेड पर्सन को भी बताएगा कि ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम जिसको बोलोगे हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको अरेस्ट किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो ये 2 प्रोविज़न हो गए। तीसरा प्रोविज़न क्या बोलता है? तो सेक्शन 55 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि वेयर एवर अ पुलिस ऑफिसर हैज़ ऑथराइज्ड हिज सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट अ वारंट। मतलब देखो दोस्तों समझना, मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो किसी अपने सबॉर्डिनेट को मतलब अपने नीचे वाले अधिकारी को, मान लो कोई मतलब एसआई है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर है, वो खुद ना जाकर अपने सबॉर्डिनेट को मतलब नीचे वाले अधिकारी को, हेड कांस्टेबल को या उससे नीचे वाले जो भी होते हैं उनको क्या करे, बोल दे कि जाओ तुम अरेस्ट करके लाओ, ठीक है, बिना वारंट के। तो यही लिखा है कि व्हेन एवर अ पुलिस ऑफिसर हैज़ ऑथराइज हिज सबॉर्डिनेट, जब उसने अपने सबॉर्डिनेट को बोल दिया है किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट की, बिना वारंट की, तो द सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो होगा नीड्स टू नोटिफाई द पर्सन अरेस्टेड of the substance of written order that is given specifying the offense and other grounds of arrest। ठीक है दोस्तों, तो वो जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है जो अपने बड़े ऑफिसर की बात मानकर उसको अरेस्ट करने जा रहा है, वो रिटन ऑर्डर क्या करेगा, उस पर्सन को देगा कि आपको किस बेसिस पर मतलब अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब कि वो जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है वो भी एक ग्राउंड बता रहा है अरेस्टेड पर्सन को कि आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है। क्लियर है दोस्तों? ये भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे आर्टिकल 22 है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में लिखा है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 जो बोलता है वो क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। कहने का मतलब आपने सब सुना होगा कि आर्टिकल 22 में ये बोला गया है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी एक्यूज को मतलब किसी भी अपराधी को अरेस्ट करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, If the police officer fails to produce before magistrate within 24 hours, he will be liable for wrongful detention। और अगर मान लो पुलिस वाला जो है वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाता, ये मतलब उसकी ड्यूटी है, ये मैंडेटरी है, उसको करना ही पड़ेगा। मतलब अगर अरेस्ट करता है तो जब से वो अरेस्ट करेगा तब से लेकर 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाले को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में लिखा है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर पुलिस वाला नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर रॉन्गफुल डिटेंशन का चार्ज लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा जो उसका अधिकार है कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। ये लास्ट वाला जो मैंने 22 बताया ना, ये वही चीज़ है, मतलब इसी का एक पार्ट है। ठीक है, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले, ये दूसरा उसका अधिकार है अरेस्टेड पर्सन का कि बिना अननेसेसरी डिले किए मतलब बिना देरी किए हुए आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, उस कैदी को, उस अपराधी को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेक्शन 55 क्या बोलता है दोस्तों? ये कहता है कि अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के, शुड प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन without unnecessary delay before the magistrate having jurisdiction और अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो बिना वारंट के अरेस्ट कर रहा है वो प्रोड्यूस करेगा उस एक्यूज्ड को, उस अपराधी को, ठीक है, किसके सामने? या तो मजिस्ट्रेट के सामने जो उसके जुरिडिक्शन में आता है, या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सेक्शन 55 बोलता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये आर्टिकल 22 सब क्लॉज फिर यहाँ पे आ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, जिसको वो अरेस्ट कर रहा है 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें जो है अगर वो नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर रॉन्गफुल डिटेंशन का मतलब चार्ज लगेगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना है आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 2 में कि ये जो 24 घंटे होते हैं ना, इसमें जो जर्नी टाइम होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। मतलब जितना टाइम मजिस्ट्रेट मतलब थाने से लेकर मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगता है उस टाइम को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। मान लो कि उसको 3 घंटे हुए अरेस्ट किए जाना, और 3 घंटे में 1 घंटे उसको मतलब ट्रैवलिंग लग गया, टाइम लग गया, मतलब थाने से लेकर पुलिस स्टेशन तक मतलब सॉरी मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में टाइम 1 घंटे लग गया, तो उस 1 घंटे को नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कह सकते हो कि 24 घंटे में ट्रैवलिंग टाइम को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा राइट तक क्लियर हो गया। अब राइट टू बी रिलीज ऑन बेल, आपने सबने सुना होगा कि जमानत पर छूटना भी एक हमारा अधिकार है। तो ये क्या बोलता है, ये सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 50 का सीआरपीसी का सब सेक्शन 2 जो है सेक्शन 50 का, वो कहता है कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट अ वारंट, जब कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है किसी भी बंदे को बिना वारंट के उस अपराध के लिए जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अलावा किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस दोस्तों ऐसा बोल सकते हो गंभीर अपराध है, ठीक है, मतलब जो थोड़ा गंभीर किस्म के अपराध है, जैसे मर्डर हो गया और भी बहुत सारे हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस आ जाए। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं मतलब जो गंभीर अपराध नहीं है, छोटे मोटे अपराध हैं जो, ठीक है, धमकी देना ये सब वगैरह, ठीक है, ये नॉन कॉग्निजेबल। तो कहने का मतलब कि जब कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है किसी पर्सन को बिना वारंट के उस अपराध के लिए जो गंभीर किस्म का है, ठीक है ना दोस्तों, जो गंभीर किस्म का है, तो ही शैल इन्फॉर्म हिम दैट ही हैज़ अ राइट टू रिलीज ऑन बेल एंड टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ। तो ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस अरेस्टेड पर्सन को बताएगा कि तुम बेल ले सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है बेल पर बाहर जाने का। ये बताता है दोस्तों सेक्शन 50 बताता है इस बारे में। अब चौथा अधिकार क्या है दोस्तों, कि राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, अपने लिए लॉयर कंसल्ट कर सकते हो, लॉयर से बात कर सकते हो, अपने लिए वकील कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये सेक्शन 41D क्या बोलता है सीआरपीसी का, ध्यान से सुनना, ये बोलता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, जो प्रिजनर है मतलब जो कैदी है, उसके पास अधिकार है कि इंटरोगेशन के समय वो लॉयर से कंसल्ट कर सकता है, उससे राय ले सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ बताया गया है, ये सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी बताया गया है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 22(1), ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, इसमें क्या बताया है कि अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट टू अपॉइंट अ लॉयर एंड बी डिफेंडेड बाय द प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। ये हमारे संविधान में भी बताया गया है दोस्तों, हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें जब अरेस्ट किया जाता है तो हम खुद का अपनी चॉइस का लॉयर क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं खुद को डिफेंड करने के लिए, मतलब हम अपना वकील कर सकते हैं, हमको वकील करने से मना नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अधिकार है अगर हम अरेस्ट हो जाते हैं। सेक्शन 303 सीआरपीसी क्या बोलता है दोस्तों, कि व्हेन अ पर्सन इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट और अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, जब एक पर्सन के ऊपर आरोप लगता है कि उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो क्रिमिनल कोर्ट के सामने या जहाँ पर भी प्रोसीडिंग क्या है शुरुआत कर दी गई है, उसके पास अधिकार है कि वो डिफेंड किया जाए एक लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस का। कहने का मतलब वही चीज़ बताया है 303 में भी कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो, वो एडवोकेट को हायर कर सकते हो, वकील को क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो। ये सेक्शन 303 में बताया गया है। अब दोस्तों क्या आता है, राइट टू फ्री लीगल एड। राइट टू फ्री लीगल एड मतलब दोस्तों मान लो अगर आप गरीब हो, ठीक है, आपके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको अपनी तरफ से अपने खर्चे पर क्या देगा, एडवोकेट देगा। स्टेट मतलब यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की मतलब लाइबिलिटी है, ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि अगर आप गरीब हो, आपके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करेगा वो, आपको क्या करेगा, आपको वकील करके देगा। ठीक है। सेक्शन 304 सीआरपीसी का क्या कहता है दोस्तों, कि व्हेन अ ट्रायल इज कंडक्टेड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, जब जो ट्रायल होता है वो सेशन कोर्ट में किया जाता है और जो एक्यूज है इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में चल रहा है और जो एक्यूज है, अपराधी है, ठीक है ना, उसके पास लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, मतलब एडवोकेट नहीं है उसके पास। और व्हेन इट अपीयर्स दैट एक्यूज हैज़ नो सफिशिएंट मीन्स टू अपॉइंट अ प्लीडर देन, और या फिर ये लगता है
कोर्ट को कि उसके पास कोई ऐसा मीन्स नहीं है, मीन्स मतलब मनी नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो एक लीगल प्रैक्टिशनर को, एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता है। द कोर्ट में अपॉइंट अ प्लीडर फॉर हिज डिफेंस एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ऐसा होता है कि उसके पास क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है किसी भी जरिए से, तो क्या कोर्ट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा किसी भी एक सरकारी वकील को स्टेट के खर्चे पर, जो गवर्नमेंट है उसके खर्चे पर, कि आप इस भाई का केस लड़ो। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है फ्री लीगल एड जो कि सेक्शन 304 में बताया गया है। अब आर्टिकल 39A भी बात करता है दोस्तों, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, पार्ट 4 में दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बात करता है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्या बोलता है कि ये ऑब्लिगेट करता है स्टेट को, मतलब ये ड्यूटी बनाता है स्टेट की कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे, मतलब हेल्प प्रोवाइड करे फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि मान लो किसी दो बंदे के बीच में भिड़ंत हो गई, एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है बेचारा, ठीक है, और जो अमीर है वो गरीब के ऊपर बहुत मतलब एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उसके साथ बहुत मतलब ऑफेंस किया है, बहुत अपराध किया है गरीब वाले के साथ। अब मान लो गरीब वाला कोर्ट जाता है और गरीब इतना गरीब है कि उसके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे पैसे की कमी के कारण, मतलब मनी प्रॉब्लम के कारण, क्या गरीब वाले को जस्टिस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे संविधान में ये मतलब प्रोविज़न बनाए गए हैं कि जो गरीब है उसको भी जस्टिस मिले फ्री लीगल एड के जरिए। ये आर्टिकल 39A में स्टेट को ऑब्लिगेट किया जाता है, ड्यूटी दी जाती है कि आप ऐसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो जस्टिस को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, दिस राइट हैज़ ऑल्सो बीन एक्सप्रेसली गिवन द केस ऑफ, एक केस था दोस्तों खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। इसमें भी ये जो फ्री लीगल एड के बारे में बात की गई थी, इसमें बोला गया था कि प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द इंडिजेंट एक्यूज पर्सन। यहाँ पे इंडिजेंट एक्यूज पर्सन का मतलब है जो गरीब व्यक्ति है, उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो अगर उसके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, वो या लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट या हायर नहीं कर सकता। तो ठीक है दोस्तों, अब ये है राइट टू कीप साइलेंस। जैसा आपका बोलने का अधिकार है वैसा आपका चुप रहने का भी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि आर्टिकल 19 जो हमारा है संविधान का, वो हमारा राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तो उसमें हर प्रकार की फ्रीडम आ जा सकती है, मतलब बोलने का अधिकार, ठीक है, सोने का अधिकार, हर चीज़ की फ्रीडम आ जा सकती है। लेकिन क्या आपको चुप रहने का भी अधिकार है? तो जी हाँ, आपको चुप रहने का भी अधिकार है। कैसे है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। राइट टू कीप साइलेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन एनी लॉ। किसी भी लॉ में राइट टू कीप साइलेंस मतलब चुप रहने का अधिकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन इट कैन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम CRPC, लेकिन इसको CRPC में बताया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी बताया गया है। दिस राइट इज मेनली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन मेड इन द कोर्ट। ये जो राइट है ये किससे रिलेटेड है? राइट टू कीप साइलेंस, ये जो स्टेटमेंट दी जाती है या कन्फेशन किया जाता है कोर्ट में, मतलब जो बयान नहीं दी जाती, पुलिस वाले को पूछते हैं कोर्ट में, ठीक है, या पुलिस के सामने, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है, स्टेटमेंट और कन्फेशन से रिलेटेड है। स्टेटमेंट दोस्तों वो होती है जो पुलिस वाले लेते हैं, कन्फेशन जो खुद से वो देता है, कोर्ट के सामने देता है, वो कन्फेशन होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। वेन एवर अ कन्फेशन और अ स्टेटमेंट इज मेड इन द कोर्ट, जब भी कन्फेशन या स्टेटमेंट कोर्ट में की जाती है तो ये ड्यूटी होती है मजिस्ट्रेट की। किसकी ड्यूटी होती है? मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि ये पता लगाए कि जो स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन दिया जा रहा है वो वॉलंटरली दिया जा रहा है या नहीं। मतलब कई बार दोस्तों ऐसा क्या होता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, डरा धमका के उसका बयान ले लेते हैं, ठीक है, मतलब जो एक्यूज बोलना नहीं चाहता उसके खिलाफ भी वो क्या करते हैं, बयान ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी हो जाती है, जब कोर्ट के सामने कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कन्फेशन कर रहा है, तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो ये पता लगाए कि क्या ये बंदा जो बोल रहा है ये अपनी मर्जी से बोल रहा है या किसी के डर से बोल रहा है या किसी के एंटी इन्फ्लुएंस से बोल रहा है, ये पता लगाने की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हो जाती है। दोस्तों आई होप क्लियर हो रहा हो आपका, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। नो अरेस्टेड पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू स्पीक एनीथिंग इन द कोर्ट। मतलब कोई भी जो अरेस्टेड पर्सन है, कोई भी जो मतलब जिसको अरेस्ट किया गया है, वो पर्सन को कंपेल्ड, मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम कोर्ट में बोलो ही, ठीक है, अगर उसका मन नहीं है तो नहीं बोलेगा। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि जब कोर्ट के सामने कन्फेशन दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट या फिर जो जज होता है उसको बताता है कि आप
कोई मतलब कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कुछ भी बोलने का, ठीक है। और जो भी बोलोगे यहाँ पे कोर्ट में जो बोलोगे वो आपको एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाएगा, इसलिए ये जज पहले बता देता है उसको, एक्यूज पर्सन को, ठीक है दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, आर्टिकल 20 जो है हमारे संविधान का, वो क्या कहता है कि नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी आदमी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ बयान दे। मैंने आपको बताया ना कि कई बार पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं कि मजबूर कर देती हैं डरा धमका के उसको बयान देने से। तो आर्टिकल जो हमारा 20 है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप तुरंत क्या करते हो, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो रिट पिटीशन दायर करके, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अगर कोई भी मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है कि आपको कंपेल कर रहा है कि आप अपने खिलाफ बोलो, ठीक है, अपने खिलाफ बोलो, तो आप आर्टिकल 20 के हिसाब से क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दिस प्रिंसिपल वॉज रिट्रीटेड बाय द केस ऑफ नंदनी सप्तपली, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइट टू कीप साइलेंस भी, चुप रहने का अधिकार भी अधिकार होता है अरेस्टेड पर्सन का। और सिर्फ अरेस्टेड पर्सन का ही नहीं होता दोस्तों, एक आम नागरिक का भी चुप रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये आर्टिकल 20 में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक केस है दोस्तों, डॉक्टर इन डी.के. वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें क्या बोला गया था कि इसमें राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन के बारे में बात की गई थी, मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है उसके अधिकार के बारे में भी बात की गई थी। और ये भी बोला गया था, ऑब्लिगेट किया गया था पुलिस ऑफिसर को कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो स्टेट दैट इफ पुलिस ऑफिसर फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, कोर्ट ये भी बोला इस केस में कि अगर पुलिस ऑफिसर फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगेगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शंस होंगे दोस्तों। तो ये था डी.के. वासु केस। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत लंबी वीडियो बन गई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये सब राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वाला, मतलब अगर उसको मेडिकल की ज़रूरत है तो मेडिकल को ले जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप और देख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।